28 मई 1998 को चाही के मकाम पर जीरो रूम में क्या हुआ था? भुट्टो ने यह क्यों कहा कि हम घास खाएंगे, हत्ता के भूखे भी रहेंगे, लेकिन हम एटम बम बना के रहेंगे? अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने वजीर आजम नवाज शरीफ को क्या लालच दिया था? और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जुल्फिकार अली भुट्टो को लिखे गए अपने खत में क्या कहा था? नाज़रीन, पाकिस्तान की एटमी ताकत की जर्नी कोई चंद सालों पर मुहित नहीं है, बल्कि यह दिहाइयों पर मुश्तमिल है। इसकी इब्तिदा हमें 1950 की दिहाई के आगाज से ही नजर आनी शुरू हो जाती है, जब हुकूमत पाकिस्तान ने 1956 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन कायम किया। और यह वो दौर था कि जब दुनिया की दो बड़ी ताकतें यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन एटमी सलाहियत हासिल कर चुकी थी, और अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम भी गिराया था, और उसकी तबाही के डर से बाकी ताकतों, जिनमें चाइना भी शामिल था, न्यूक्लियर पावर हासिल करने की जुस्तजू में शामिल हो गए थे। और नाजरीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1965 और 1971 की जंग के नतीजे में होने वाले नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की उस वक्त लीडरशिप ने यह फैसला किया कि मुल्क की सलामती के लिए एटमी ताकत का हुसूल नागुज़ीर बन गया है। और भुट्टो के ये तारीखी अल्फाज कि हम घास खा लेंगे, पत्ते खा लेंगे, हत्ता के भूखा रह लेंगे, लेकिन अपने लिए एटमी ताकत जरूर हासिल करेंगे, इस बात की निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया था कि अब हम एटमी ताकत जरूर बनेंगे। और नाजरीन, ये हालात उस वक्त मजीद संगीन हो गए कि जब भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के मगरबी सहरा में गैर कानूनी न्यूक्लियर टेस्ट किए। उस मौके पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने वजीर खारजा साहिबजादा याकूब खान को फौरन अमेरिका भेजा और अपने खदशात का इजहार किया कि भारत का यह अमल पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब साहिबजादा याकूब ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर को यह बात बताई, तो किसिंजर ने कहा कि अब क्या हो सकता है, पाकिस्तान को तस्लीम कर लेना चाहिए कि भारत एक एटमी मुल्क है और पाकिस्तान को भारत की बालादस्ती तस्लीम करना होगी। और इस बात का जिक्र एड्रियन लेवी ने अपनी किताब में भी किया है। नाजरीन, आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान के लिए कैसे मुमकिन हो सकता था कि वो भारत की बालादस्ती को तस्लीम करे। ना कोई पहले सोच सकता था और ना कोई अब सोच सकता है कि पाकिस्तान भारत की बालादस्ती को तस्लीम करेगा। लिहाजा पाकिस्तान ने एटमी ताकत हासिल करने के लिए कोशिशों को मजीद तेज कर दिया। 1974 में भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद वर्ल्ड लेवल पर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए इकदामात को मजीद सख्त कर दिया गया, जिसमें न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड तमाम रॉ मटेरियल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिससे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि उस वक्त इब्तदाई फेज में था, शदीद मसाइल का शिकार हो गया। क्योंकि बादियों नजर में अगर देखा जाए तो लग यही रहा था कि ये पाबंदियां पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम रोकने के लिए ही लगाई गई थी। और इसी बुहरानी कैफियत में एक नौजवान साइंसदान के खत ने पाकिस्तान को एक उम्मीद की नई किरण मुहैया की, और यह नौजवान कोई और नहीं, मोहसिन पाकिस्तान और इस्लामी हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने जुलाई 1974 में हॉलैंड से वजीर आज़म पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम खत लिखा। उस खत में उन्होंने कहा कि वो एक फिजिस्ट है और यूरोपियन न्यूक्लियर कंसोर्शियम में जॉब करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मैं यहां पर एक इंतहाई हसास और इनकलाबी रिसर्च के बारे में काफी कुछ जान चुका हूं, जो कि एटम बम को बनाने के बारे में था। और जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस नौजवान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान बुलाया और 1975 में AQ खान ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को परवान चढ़ाना शुरू कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सबसे पहले न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज को डिजाइन किया। इसके अलावा उन्होंने एटम बम को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट मटेरियल और टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए अपने जाती ताल्लुकात में इस्तेमाल किया, जो कि यूरोप में काम करते हुए उन्होंने कायम किए थे। रॉ मटेरियल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी होने की वजह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने थोड़ी थोड़ी मिकदार में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मटेरियल को इकट्ठा करना शुरू किया। और द न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यह भी बताया कि 1984 में पाकिस्तान ऑलमोस्ट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर चुका था। इस प्रोसेस के दौरान मुख्तलिफ ममालिक ने भी
पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखी। अमेरिका ने हमेशा की तरह कभी पाकिस्तान को सपोर्ट किया और कभी पाकिस्तान के रास्ते में ऑब्स्टिकल्स खड़े किए। इसके अलावा फ्रांस ने भी अहम किरदार अदा किया, लेकिन चाइना ने दोस्ती की आला मिसाल कायम करते हुए पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया और सेंट्रीफ्यूज, इक्विपमेंट, वॉरहेड, डिजाइन्स और टेक्निकल एक्सपर्टीज चाइना की काबिल कदर खिदमात में शुमार की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हिमालय से भी ज्यादा बुलंद है। 13 मई 1998 को जनूबी एशिया में एक भूचाल की कैफियत पैदा हुई जब भारत 5 एटमी धमाके करके दुनिया की छठी एटमी ताकत बना। पाकिस्तान ने भारत की इस जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया और जवाब में एटमी धमाके करने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन भारत नवाज अमेरिका को यह कहां कबूल था कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क एटमी ताकत बने। लिहाजा अमेरिका ने भरपूर जोर लगाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान एटमी धमाके ना करे। अमेरिका के उस वक्त के सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ को फोन किया और ने कहा आप ये धमाके ना करें। इसके बदले में उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ये लालच भी दी कि अमेरिका पाकिस्तान को F-16 तैयारों की डील को रिवाइज भी कर सकता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका सदर की इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इस टेलीफोनिक कॉल के बाद प्रेसिडेंट क्लिंटन ने स्ट्रॉब डॉलपोर्ट के सरबराही में एक हाई लेवल डेलीगेशन भी पाकिस्तान भेजा। जो मई के वस्त में पाकिस्तान पहुंचा, उसने हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान एटमी धमाके करने से बाज आ जाए। डेलीगेशन के कुछ मेंबरान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान एक बासलाहियत मुल्क है और इसे अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए किसी एटमी ताकत की जरूरत नहीं है। लेकिन उस वक्त की भी तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई। नवाज शरीफ ये ठान चुके थे कि पाकिस्तान एटमी धमाकों से पीछे नहीं हट सकता। हालांकि उस वक्त के वजीर खजाना सरताज अजीज ने इस बात का खतरा भी जाहिर किया कि न्यूक्लियर टेस्ट की सूरत में हमारी इकोनॉमी बुरी तरह कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सलामती सबसे ज्यादा अहम है। पाकिस्तान है तो इकोनॉमी भी रिकवर कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को अब एटमी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। चागी में एटमी धमाकों के लिए एक स्पेशल टनल बनाई गई और इस टनल के एंड में एक जीरो रूम भी बनाया गया जिसमें तमाम न्यूक्लियर डिवाइसेस को रखकर कनेक्ट किया गया था, जिसकी सुपरविजन मुमताज एटमी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक मंद के जिम्मे थी। तमाम केबल्स को जीरो रूम से लगभग 7 मील दूर कायम की गई कमांड एंड ऑब्जर्वेशन पोस्ट तक पहुंचाया गया, जहां से बटन दबाकर एटमी धमाके किए जा सकते थे। और न्यूक्लियर टेस्टिंग एरिया को महफूज बनाने के लिए 6000 सीमेंट और 12000 रेत के बैग भी इस्तेमाल किए गए। और 27 मई 1998 को नवाज शरीफ ने बिल क्लिंटन को फोन किया और ने कहा कि मैं आपकी बात नहीं मान सकता और पाकिस्तान एटमी धमाके करेगा। और उसके बाद 28 मई 1998 की सुबह से ही पाकिस्तान और बाकी दुनिया के दरमियान राब्ता कायम करने वाला ऑटोमेटिक नेटवर्क स्विच ऑफ कर दिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर 28 मई को 2:30 पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी टीम को लेकर साइट पर पहुंचा और उस मौके पर साइंसदानों के दरमियान कुछ इख्तलाफात भी हुए कि कौन ट्रिगर को प्रेस करेगा। इस तमाम सूरत हाल से बचने के लिए यह जिम्मेदारी एक नौजवान साइंसदान मोहम्मद अरशद को सौंप दी गई। उनको यह एजाज बख्श दिया गया। 28 मई 1998 को दोपहर 3:16 पर मोहम्मद अरशद ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया और एटमी धमाके करने के लिए ट्रिगर को प्रेस किया और पाकिस्तान आलमी उफक पर 7वीं एटमी कुव्वत बनकर उभरा। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कि एटमी ताकत है। इन धमाकों के बाद प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने रोज गार्डन में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन धमाकों को गैर जरूरी और खतरनाक करार दिया। लेकिन दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने टीवी पर कौम और इंडिया को मुखातिब करते हुए कहा कि नाउ वी हैव सेटल्ड द स्कोर और पाकिस्तान एक नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बन गया।
पाकिस्तान आइंदाबाद।